हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे मुग़ल सल्तनत का पार्ट नंबर 4। फिफ्थ। अभी तक हमने सबसे पहले बाबर के बारे में, देन हुमायूं के बारे में, अकबर, जहांगीर तक के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया है। अब जहांगीर के बेटे हैं खुर्रम, और जिनका एक्चुअल नेम मतलब जिनको टाइटल दिया गया है वो शाहजहां दिया गया है। ये शाहजहां टाइटल जो है वो जहांगीर के द्वारा ही खुर्रम को दिया गया है, क्योंकि खुर्रम को बोला गया था कि जाओ दक्षिण भारत का अभियान करो, दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में जो अहमदनगर है उस पर कब्जा करो, और उससे खुश होकर बाद में खुर्रम को शाहजहां का टाइटल जहांगीर के द्वारा दिया गया था। तो आज हमें शाहजहां के बारे में बात करनी है कि क्या पॉलिसी थी, क्या क्या उसने काम किया, कौन से आर्किटेक्ट बनाए, वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। इनका जो समय है वो 1628 से 1658 के बीच में रहा। अब आप बोलोगे नहीं मैडम, ये तो 74 ईयर की एज में 1670 64 65 के आसपास इनका डेथ हुआ था। बिल्कुल, लेकिन ये पिछले 10 सालों से जो थे वो जेल में थे, है ना। मतलब इनके जो बेटे थे औरंगजेब, अभी हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने इन्हें जेल में डाल के रखा था, बंद करके रखा था किले में, है ना। तो इसलिए इनका जो समय है वो 30 साल का ही है, 28 से 58 तक। तो इसको आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज की क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप परचम की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ से आप आज की क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनको नहीं पता है कि पूरा दिल्ली सल्तनत और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा हो चुका है, तो परचम की प्लेलिस्ट पे जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 5th नंबर के रूलर हैं मुग़ल सल्तनत के, 1628 से 1658 के बीच का इनका समय होता है। जैसे कि अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर का समय जो है वो पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और अगर आर्किटेक्ट की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्ट या स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग अगर हम किसे कहते हैं तो वो शाहजहां का शासनकाल होता है। बहुत सारे आर्किटेक्ट जो है वो बनवाए किसने? शाहजहां के द्वारा बनवाए गए। इसने अपनी मिलिट्री पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, काफ़ी बड़ी मिलिट्री इसकी भी थी, और काफ़ी सारे आर्किटेक्ट बनाए। अगर हम बात करें तो इनका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में होता है। इनकी जो मदर रहती हैं वो एक राजपूत प्रिंसेस होती हैं मारवाड़ की, जिनका नाम है जगत गोसाई। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक कमेंट किया था, हालांकि मैंने वहाँ पर भी रिप्लाई किया था, आपको फिर से बताती हूँ कि जो अकबर की वाइफ थी हरकाबाई, उनका नाम भी जोधाबाई था, और यहाँ पे वो भी राजपूत थी, आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। यहाँ पर अगर हम जहांगीर की वाइफ की बात करें तो जहांगीर की एक वाइफ कौन थी? राजपूत थी, मारवाड़ के प्रिंस की राजकुमारी थी जगत गोसानी। इनका नाम भी जो था वो जोधाबाई इनको टाइटल दिया गया था, ठीक है ना। तो अकबर की वाइफ भी और जहांगीर की वाइफ भी, तो दोनों अलग अलग है, दोनों को एक साथ मत लाइएगा, ठीक है। तो जगत गोसाई से जो है वो खुर्रम का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर खुर्रम जो है या फिर जो शाहजहां है वो 1628 में गद्दी पर बैठते हैं। अच्छा, ये जो खुर्रम होते हैं, हालांकि ये राजकुमार जो होते हैं उनकी हरम में बहुत सारी बेगमात होती हैं, बहुत सारी शादियां होती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बेगम होती है उनके बारे में याद रखते हैं। तो 1607 में लगभग 15 साल की उम्र में इनकी शादी अर्जुमंद बानू बेगम के साथ हुई थी, जिनको बाद में हम मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। तो मुमताज महल का एक्चुअल नाम जो था वो था अर्जुमंद बानू बेगम, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही गद्दी में बैठते हैं 1628 में, 3 साल बाद 1631 में जो है वो मुमताज महल की डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है? लगभग 38 ईयर्स की ये होती हैं, और उस समय अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती हैं। तो ड्यू टू द लेबर पेन, हाई ब्लीडिंग के कारण उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकी बहुत खास बेगम होती हैं, इसलिए अपनी बेगम का डेथ जो है वो बुरहानपुर में होता है, और बुरहानपुर से फिर उनको लेकर आते हैं, ताजमहल बनवाते हैं, और ताजमहल के अंदर उनकी कब्र या टॉम बनवाते हैं। तो शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया गया, और वहाँ पर ही इनका टॉम या मकबरा है। लेकिन इनकी डेथ कहाँ होती है? तो इनकी डेथ होती है बुरहानपुर में। बुरहानपुर को खानदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मतलब मध्य प्रदेश का जो दक्षिणतम हिस्सा है, ये यहाँ पे महाराष्ट्र की बॉर्डर, ये बुरहानपुर का रीजन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मुमताज महल की डेथ होती है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुमताज महल की कब्र है जो कि ताजमहल में दफनाई गई है। अगर हम बात करें तो 1632 के आसपास ताजमहल का कंस्ट्रक्शन होना शुरू होता है, और लगभग 22 ईयर्स का समय लगता है ताजमहल के कंस्ट्रक्शन होने में।
ये रहा ताजमहल। तो काफ़ी सारे आर्किटेक्ट से इंस्पायर है ये ताजमहल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हमने आपको सिखाया था एतत मुद्दल्ला का मकबरा या मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा, वो भी ताजमहल से बनी हुई पहली इमारत थी। तो इसको ताजमहल वो भी संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत थी, तो ये भी संगमरमर से यहाँ पर इंस्पायर किया गया। यहाँ पर ये जो गार्डन दिख रहा है, ये चार बाग जो हुमायूं का गार्डन था वहाँ से इंस्पायर है। अब यहाँ पर ये जो लेक है, इसमें इमेज या शेडो दिख रही है ताजमहल की, ये सासाराम में बिहार में जो शेरशाह सूरी का टॉम है वहाँ से इंस्पायर है। इसके अंदर जो मुमताज महल की टॉम बनी हुई है वो मांडू के हुसंग शाह के राजा से इंस्पायर है। तो अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन लेके इस ताजमहल को बनाया गया है बाय द शाहजहां। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी जी हैं, और उस्ताद अहमद लाहौरी जी के द्वारा पातशाहनामा पुस्तक भी लिखी गई है। तो पातशाहनामा पुस्तक किसने लिखी है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने लिखी है, और इन्होंने ही ताजमहल के बारे में बताया है। इन्होंने ताजमहल को रौजा ई मुनबारा का नाम दिया है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार मकबरा का टाइटल जो है वो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा दिया गया है। तो ये तो हो गई ताजमहल की बातें, ठीक है। इसको 1983 में यूनेस्को की साइट बनाया गया था, और ये पहला भारत का ऐसा आर्किटेक्ट है जिसको यूनेस्को की साइट बनाया गया। ये एक मुस्लिम आर्किटेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें 2007 में, तो यहाँ पे बहुत सारे विजिटर ने विजिट किया था, लगभग 7 to 8 मिलियन विजिटर यहाँ विजिट किए थे। इसलिए इसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, न्यू 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी इसको शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम वापस शाहजहां पे लौटते हैं। तो शाहजहां का आपने नाम सुना, खुर्रम है, लेकिन जब जहांगीर खुर्रम को डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन उसके बाद भी शाहजहां को भेजा जाता है कंधार कि आप कंधार जाओ, कंधार के एरिया पे कब्जा करके आओ, और उस बीच में जहांगीर की डेथ हो जाती है। और जहांगीर की जो वाइफ होती है नूरजहां, जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था, वो बहुत पावरफुल लेडी होती हैं। सारे बड़े डिसीजन जो होते हैं कोर्ट के वो नूरजहां की परमिशन से लिए जाते हैं। इनफैक्ट जो करेंसी प्रिंट होती है उनमें भी नूरजहां का नाम आने लगता है। तो नूरजहां की कोई अपनी खुद का बेटा तो होता नहीं है, तो वो क्या लॉजिक लगाती हैं कि जहांगीर के जो छोटे बेटे होते हैं, है ना, जहांगीर का जो छोटा बेटा होता है शहजादा शहरयार, उसकी शादी अपनी बेटी के साथ कर देती, जिससे इसका सन लॉ भी हो जाएगा और इसको अगला उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देंगे। तो नूरजहां शहजादा शहरयार को अगला उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देती। जैसे ही ये बात जहांगीर को पता चलती है और जहांगीर आगरा में आ जाता है, और यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम मुगल एम्परर में सक्सेशन के लिए, उत्तराधिकार के लिए फाइट होती है शाहजहां के बीच में और शहरयार के बीच में। जहाँ पर अगर बात करें तो शाहजहां जीत जाते हैं और फिर ये आगरा में अपना राजाभिषेक 1628 में करा देते हैं, ठीक है। और नूरजहां को फिर अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे उनकी जेल में ही डेथ हो जाती है। लाहौर में उनकी टॉम्ब भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर सिखों के साथ यहाँ पे मुस्लिम्स का, मुगल एम्परर का कुछ तनातनी देखने को मिलती है। अब शाहजहां के समय, जैसे कि आपने देखा जहांगीर के समय गुरु अर्जुन देव थे जो सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है ना। अभी हम शाहजहां के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सिखों के जो 6 नंबर के गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह, उनका समय चल रहा है। तो गुरु हरगोविंद सिंह और जो शाहजहां है उनके बीच में थोड़ा सा तनातनी का माहौल रहता है, फाइट होती है, 3 फाइट होती है, और उनका बहुत ही सिली सा रीज़न होता है। जैसे कि पहला रीज़न क्या होता है, देखो हरगोविंद सिंह जी के पास एक ईगल, एक बाज है, तो गलती से क्या होता है शाहजहां का जो बाज है वो इनके घर चला जाता है या इनकी झोपड़ी में चला जाता है, और ये देने से मना कर देते हैं। तो पहली बार तनातनी का माहौल वहां बनता है। तो जो कुछ समझदार लोग होते हैं वो समझाते हैं और लड़ाई शांत करते हैं, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है, ये जो हरगोविंद सिंह जी हैं एक नगर बसाना चाहते हैं जिसका नाम होता है गोविंदपुर, और यहाँ पे शाहजहां बोलते हैं कि आप इस नगर को मत बसाओ। तो यहाँ पे गुरु हरगोविंद सिंह जी मना कर देते हैं, और जिसके कारण फिर से झड़प होती है, लड़ाई होती है, जिसमें मुगल हार जाते हैं और इनकी जो आर्मी होती है हरगोविंद सिंह जी की वो जीत जाते हैं। तीसरा टाइम क्या होता है, एक बुधि चंद्र करके एक डाकू होता है जो कि गुरु हरगोविंद सिंह जी का बहुत अच्छा शिष्य होता है। तो वो क्या करता है, शाहजहां का जो अस्तबल होता है ना, वहां से 2 बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस को, घोड़ों को चुरा कर ले आता है और इनको गिफ्ट कर देता है। अब इनको क्या पता कि चोरी का माल है, ये तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब शाहजहां इनसे गिफ्ट वापस मांगता है, वो घोड़े वापस मांगता है, तो ये देने से मना कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा बैटल होता है। लेकिन फिर गुरु हरगोविंद सिंह जी को रियलाइज होता है कि कोई मतलब नहीं ये सब फालतू की लड़ाई करने से, हमको तो सिख धर्म का प्रचार करना है, हमें तो लोगों को सही रास्ता दिखाना है, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के कीरतपुर चले जाते हैं जो कश्मीर वैली में पड़ता है,
और कीरतपुर में जाके रहने लगते हैं। तो इस तरीके से सिख और मुगलों के बीच में भी थोड़ा तनी तनी का माहौल रहता है। और यहाँ पर सिखों का जो टेम्पल होता है लाहौर में, उसको भी शाहजहाँ के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दक्कन की पॉलिसी। अगर हम दक्षिण भारत में यहाँ पर मैप में समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये देखिए, ये पूरा मुगल एम्परर का रीजन है। ये जो हिस्सा है ये दक्कन है। यहीं पर आपको अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लगातार अकबर के समय से आप देखिए मुगलों का दक्षिण अभियान चलता रहता है। वो हमेशा दक्षिण भारत में कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। अकबर ने भी किया था, जहांगीर ने भी किया था, और अब यहाँ पर शाहजहाँ भी यही कर रहा है। तो शाहजहाँ दक्कन के रीजन में हमला कर देते हैं, है ना। गोलकुंडा, बीजापुर, ये सभी रीजन में कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और दक्षिण का जो सूबेदार या गवर्नर है वो औरंगजेब को अपॉइंट करते हैं। तो सूबेदार कौन होता है यहाँ पर? औरंगजेब जो होते हैं वो दक्षिण के सूबेदार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो गोलकुंडा का मैं की बात करूँ तो गोलकुंडा के बारे में बात कर लेते। यहाँ पर एक वजीर रहता है जो कि काफ़ी अच्छा दोस्त रहता है शाहजहाँ का, जिनका नाम क्या होता है? जिनका नाम होता है मीर जुमला। ये क्योंकि गोलकुंडा में जो कोलार माइंस है वहीं से तो हीरा निकलते हैं, कृष्णा नदी वैली में, है ना। तो यहाँ से डायमंड निकला है कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा ही मीर जुमला जो है वो अपने फ्रेंड शाहजहाँ को गिफ्ट करते हैं और बोलते कि आप दक्षिण भारत आइए और बीजापुर और गोलकुंडा के राजाओं को सबक सिखाइए। तो इस तरीके से ये जाते हैं और दक्षिण के एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, और मीर जुमला जो है वो शाहजहाँ को क्या देते हैं? कोहिनूर हीरा देते हैं। बाकी हालांकि नादिर शाह का आक्रमण आपने देखा कि कोहिनूर हीरा उसके पास गया, फिर राजा रणजीत सिंह के पास आया, फिर लॉर्ड डलहौजी के पास आया, और फिर अब ब्रिटिश क्राउन में कोहिनूर हीरा है। अब शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरा का क्या किया? तो पिकॉक थ्रोन या तख्त ए ताउश का निर्माण कराया। तो पिकॉक थ्रोन या फिर मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउश का निर्माण इन्होंने कराया, जिसपे वो लोग बैठा करते थे कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे एक कोहिनूर हीरा और यहाँ पे राजा बैठा करता था। हालांकि पिकॉक थ्रोन या तख्त ए ताउश जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था, फिर 1739 में नादिर शाह इसको लूट करके चले गए थे। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगली बात कर लेते हैं कि शाहजहां ने एक शाहजहानापुर करके, शाहजहानाबाद करके, जिसको ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं, एक नगर बसाया था और अपनी कैपिटल भी आगरा से शाहजहानाबाद शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, ये काम भी किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा ही किया गया ये काम। अगली बात कर लेते हैं 1628 में जब वो गद्दी पे बैठते हैं, उसके बाद इनका जो पहला रिवॉल्ट होता है वो बुंदेलास के साथ होता है। बुंदेला जो है वो विद्रोह कर देते हैं। उस समय बुंदेला के जो राजा या रूलर होते हैं वो सरदार जुज्जर सिंह होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ही 1629 में ये सरदार जुज्जर सिंह जो है वो सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है, हम आपकी हुकूमत को मानने के लिए तैयार हैं, और वापस अपनी बुंदेला कैपिटल मांडू को लौट जाते हैं। बट कुछ समय बाद 1635 के आसपास की बात होती है, जो सरदार जुज्जर सिंह है ये गोंडवाना पर जो है वो हमला कर देते हैं और गोंडवाना के जो किले हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर शाहजहाँ बोलते हैं कि एक आप हमारे अधीन हो, एक तो आप हमारे अंडर हो, और हमारे अंडर ही दूसरी रियासत पे आप हमसे बिना पूछे हमला कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। आप एक काम करो, जो गोंडवाना के हिसाब से आपका जो एरिया है वो लौटा दो। तो ये जुज्जर सिंह मना कर देते हैं और उसके बाद शाहजहाँ और जुज्जर सिंह के बीच में फाइट होती है और उसके बाद जुज्जर सिंह को मार दिया जाता है। इस फाइट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कौन? औरंगजेब। और बुंदेला का जो सबसे बड़ा रिवॉल्ट होता है, विद्रोह होता है राजा छत्रसाल का, वो भी औरंगजेब के समय ही होता है। जब हम अगले सेशन में औरंगजेब के बारे में बात करेंगे तब हम उसको वापस से डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बुक है जहाँ से हमें शाहजहाँ के काल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस बुक का नाम है शाहजहां नामा। इस बुक को लिखा है इनायत खान है। तो शाहजहांनामा ये पुस्तक किसने लिखी है? इनायत खान के द्वारा लिखी गई। साथ ही साथ भगवत गीता और उपनिषद जो है हमारे, उनका भी पर्शियन भाषा में जो है वो अनुवाद किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि मुगल एम्परर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। ठीक है, इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब्दुल हामिद लाहौरी जी। इन्होंने बादशाहनामा लिखी है। ठीक है, ये इमेज गलत है, बादशाहनामा लिखी है इन्होंने। चलिए, अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो लाल किला देख लिया है आपने, ताजमहल देख लिया है आपने, तख्त ताउश देख लिया है आपने। अगली बात कर लेते हैं मोती मस्जिद। अब यहाँ पे भारा कन्फ्यूज़न होता है। अभी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था। देखिए, दो मोती मस्जिद हैं।
एक तो दिल्ली का जो किला है, रेड फोर्ट है, उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया है। तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने भी किया है। ये जो मोती मस्जिद है ये वाइट मार्बल से बनी हुई है, संगमरमर से बनी हुई है, और ये मस्जिद लाहौर में है। और इस मस्जिद को किसने बनवाया है? शाहजहां ने। तो दो मोती मस्जिद है, एक शाहजहां वाली जो कि लाहौर में है और दूसरी दिल्ली में है जो कि औरंगजेब ने बनवाई है। सिमिलर अगर हम इसको शीश महल की भी बात करें तो ये शीश महल भी कंस्ट्रक्ट किसने करवाया है? शाहजहां ने, लेकिन ये भी कहाँ पर है? लाहौर में है। लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सभी दिल्ली में है और ये भी शाहजहां के द्वारा ही डेवलप किया गया है। और ये सभी चीज़ें सैंड स्टोन मतलब बलुआ पत्थर से, लाल कलर के बलुआ पत्थर से निर्मित की गई हैं। जामा मस्जिद जो कि रेड स्टोन से बनी हुई है, ये भी दिल्ली में है। शालीमार बाग, तो एक शालीमार बाग श्रीनगर कश्मीर में है, ठीक है, और दूसरा शालीमार बाग कहाँ है? लाहौर में है। और इस शालीमार बाग को किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने बनवाया है। इनके जो आर्किटेक्ट बनाने की जो कमरों में, घरों पे, दीवारों पे जो नक्काशी करने की जो टेक्निक थी, जो मेथड थी, उसको हम पितौरा दूरा के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने मुगल आर्किटेक्ट में देखा होगा, दीवार को खोद कर और डिफरेंट कलर का यूज़ करके। तो इस तरीके से शाहजहां के महल में, ताजमहल वगैरह में आपको यही आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे शाहजहां जो होते हैं इनके 4 बेटे होते हैं, ठीक है, हालांकि और भी बेटे होते हैं, इंपॉर्टेंट 4 हैं। दारा सिको, सूजा, मुराद और औरंगजेब। दारा सिको इनके बहुत ही फेवरेट बेटे हैं, सबसे फेवरेट बेटे, एकदम आज्ञाकारी सुशील शब्द। इनको लेनपूल ने लिटिल अकबर का टाइटल दिया है, उदारवादी, लिबरल, मतलब बहुत अच्छे राजा दारा सिको हैं। तो दारा सिको को शाहजहां बहुत पसंद करते हैं और दारा सिको को ही अगला मुगल सल्तनत का बादशाह बनाना चाहते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं सूजा, ठीक है। सूजा अभी जो है आप इनको देखेंगे तो ये आपको बंगाल के गवर्नर दिखेंगे। मुराद बख्श आप देखोगे तो गुजरात में दिखेंगे और औरंगजेब दक्षिण भारत में आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से इनके 4 बेटे। जैसे ही इन लोगों को खबर मिलती है, इन तीनों को जैसे ही खबर मिलती है कि अरे शाहजहां की तो तबीयत खराब है, पिताजी की तबीयत खराब है, चलो अब उनके एरिया पे हम कब्जा करेंगे और अगले राजा तो हम ही बनेंगे, नहीं तो वो तो दारा सिकोह को राजा बना के निकल लेंगे। तो बिल्कुल ये लोग अब फिराक में है कि चलो, जैसे ही खबर मिलती है कि ये सब बीमार हैं, तो यहाँ पे सूजा अपने आप को बंगाल का सम्राट घोषित कर देता है। मुराद बख्श अपने आप को गुजरात का सम्राट घोषित कर देता है और आगरा की तरफ कूच कर देते हैं कि अब हम आगरा पे जाके आगरा के फोर्ट पे कब्जा करेंगे। यहाँ पे तीसरे बेटे का नाम है औरंगजेब जो कि दक्षिण भारत में है और उसके पास एक वेल ट्रेंड आर्मी है, बहुत ही अच्छे कमांडर्स हैं। तो ये भी अपनी आर्मी लेके आगरा की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ सोमूगढ़ के नाम से कहते हैं। ये आपकी बैटल ऑफ सक्सेशन है, उत्तराधिकार की लड़ाई है। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में ये लड़ाई होती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने समूगढ़ की लड़ाई का नाम दिया है। इस समूगढ़ की लड़ाई में दारा सिकोह हार जाते हैं और औरंगजेब जीत जाते हैं और औरंगजेब जो होते हैं आगरा के किले पे कब्जा कर लेते हैं और अपने आप को अगला सुल्तान घोषित कर देते हैं। इसके अलावा एक और बैटल है जो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होती है, जो कि पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, धर्मत का बैटल। धर्मत ये जगह मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास कहीं पड़ती है। तो बैटल ऑफ धर्मत जो है वो भी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में 1658 में होता है, जिसमें दारा सिकोह हार जाते हैं, डिफीटेड बाय द औरंगजेब, और औरंगजेब अपने आप को डिक्लेयर कर देता है अगला मुगल सुल्तान। और उसके बाद वो अपने भाई को मतलब दारा सिकोह को और मुराद को धीरे धीरे क्या करता है, पॉइजन वॉइजन देके जेल वेल में मार देता है। तो बस अब यही बचा है औरंगजेब, जो पूरी की पूरी मुगल सल्तनत अब किसके कंट्रोल में है? औरंगजेब के कंट्रोल में है, ठीक है। तो अगले सेशन में हम औरंगजेब के बारे में बात कर रहे होंगे। अब औरंगजेब का कोई मूड नहीं होता, वो सोचते हैं अरे बापू जी ने तो अपनी वाइफ की कब्र बनाने में हज़ारों लाखों दिनार पैसा खर्च कर दिया है, हमारा राजकोष खाली कर दिया है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर ये मर गए हैं तो इनकी टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन कराने में, इनके फ्यूनरल करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। औरंगजेब साफ साफ बोल देते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट करके रखा था आगरा फोर्ट में, ठीक है। तो औरंगजेब का कोई मूड नहीं था। तो उसके बाद सैयद मोहम्मद कनौजी आप देखेंगे यहाँ पे, और काजी कुर्बान, ये दोनों शाहजहां की बॉडी को जेल से निकालते हैं, उसको बढ़िया कॉफिन में, सैंडलवुड की कॉफिन में रखते हैं और फिर नदी के रास्ते, यमुना नदी है ताजमहल के बाजू में, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, तो नदी के किनारे ताजमहल में पहुंचाते हैं और जहाँ पे उनकी वाइफ मुमताज महल की कब्र होती है उसके जस्ट बगल में, देखिए उसके जस्ट बगल में जो है वो शाहजहां की भी कब्र को यहाँ पर डेवलप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मुमताज़ और शाहजहां की कब्र कहाँ है? ताजमहल
आगरा में है, जो कि यमुना नदी के किनारे है। इस तरीके से इस 30 साल की जो रूलिंग होती है शाहजहाँ की, वो ख़त्म होती है। इसके अलावा शाहजहाँ ने कुछ करेंसी भी यहाँ पे चलाई थी। इन्होंने अपने नाम लिखवाया था करेंसी में, खुर्रम, ठीक है। इन्होंने गोल्ड की मोहर चलवाई थी, सिल्वर का रुपया चलता था और कॉपर के दाम चला करते थे इनके समय। तो अब इनके बाद राजा कौन बन चुका है? इनके बाद राजा बन चुके हैं औरंगजेब। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जहाँ पर हम औरंगजेब के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक कंपाइल करके मैंने लिस्ट दे दी है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मोती मस्जिद में लाहौर की बात कर रही थी, शालीमार बाग में लाहौर की बात कर रही थी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रीफ मैंने एक पूरा लिस्ट दे दिया, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये काम शाहजहाँ ने किए हैं और आर्किटेक्ट बनाने में सबसे बड़ा योगदान शाहजहाँ का ही रहा है। सो टेक केयर एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे।